This is an ABP Life podcast. लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 4 चरणों में वोटिंग हो चुकी है, लेकिन 2019 के मुकाबले इस बार वोटिंग परसेंटेज कम है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में पीएम पद को लेकर उहापोह की स्थिति है। तो अब तक पिछले चुनाव के मुकाबले क्या कुछ डिफरेंसेस हैं और क्या कुछ अब तक हुआ है चुनाव में, इस पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल सारडा जी हैं। प्रफुल्ल जी, संवाद पर स्वागत है आपका। जी नमस्कार। महाराष्ट्र समेत देश भर में अलग अलग चरणों में वोटिंग लगातार हो रही है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये जो लोकसभा 2024 हम लोग जो देख रहे हैं और इस समय जो है दौर भी काफी लंबा चला है। जो जिन अलग अलग चरणों में वोटिंग हो रही है वो थोड़ा सा लंबा स्ट्रेच हो गया है और इन सबके बीच जिस तरह से हमने पॉलिटिकल भूकंप देखे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग हिस्सा रहा है। जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति रही है, जिस तरह से नीतीश कुमार की राजनीति रही है, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की राजनीति रही है, जिस तरह से अलग अलग राज्यों की जो राजनीति रही है, उसमें कहीं ना कहीं किसी को ऐसा अपर हैंड मिलेगा। शुरुआत के कई महीनों तक ऐसा लग रहा था कि वो संभव नहीं है, लेकिन अब जैसे जैसे अलग अलग स्टेजेस में इलेक्शन आगे फॉरवर्ड हो रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस जो है, मुझे लगता है कि वो एनडीए का जो कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे दिख रहा है। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की जो शुरुआत हुई थी, शुरुआत में ऐसा लगा था कि उसका इफेक्ट जो है लोकसभा 2024 के इलेक्शन में होगा, लेकिन उसका उन्हें फायदा हिमाचल और तेलंगाना के इलेक्शन में 100% मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बाद में जिस तरह से उनकी जो पारंपरिक सीटें थी, रायबरेली और अमेठी, इन सीटों से गांधी परिवार के, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो या राहुल गांधी हो, इनका न लड़ना भी कहीं ना कहीं पे एक कांग्रेस पार्टी में जो एक जो नेशनल लेवल की पार्टी है, उनमें थोड़ा सा एक कंफ्यूजन की स्थिति थी। लेकिन बाद में उन्होंने रायबरेली जिस तरह से राहुल गांधी ने जिस तरह से अपना नामांकन भरा, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है। लेकिन यूपी जैसी जगह में अगर आप नेशनल पार्टी होते हुए अगर आप लीड नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक बड़ा सेटबैक जो है वो इंडिया अलायंस को होगा इसका, और एज अ कांग्रेस एज अ पार्टी भी होगा। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब आप करो या मरो की भूमिका में होते हो, आपका प्रेजेंस लगभग इंडिया में 3 या 4 स्टेट के आगे नहीं है, तो उस समय में आपको फ्रंट से लड़ना पड़ता है। और जनता का जो विश्वास था आपके ऊपर, भारत जोड़ो यात्रा और न्याय जोड़ो यात्रा से जिस तरह से आप ग्राउंड पे कनेक्ट करते थे, तो इन सब चीजों को देखते हुए आपको फुल फोर्स में लड़ना बहुत जरूरी था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उस चीज में थोड़ा सा पीछे रह गई। क्या होता है, इलेक्शन में आप लड़ोगे, आप हारोगे, उस तरह क्या होगा, लेकिन जो आपके कार्यकर्ताओं में जो एनर्जी, जो विश्वास जो जाना चाहिए था, उसका कहीं ना कहीं ड्रॉबैक जो है वो कांग्रेस पार्टी को 100% होगा। लेकिन फिर भी नेशनल पार्टी है, लोगों में आज भी उनका सपोर्ट कायम है। तेलंगाना में उनको एक लीड मिली हुई है, एज उनका सीएम भी है, तो कई चीजें पॉजिटिव है। कर्नाटक में उनका सीएम है, वहां पे भी उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो लोकसभा 2024 का इलेक्शन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मतलब उसके रिजल्ट जो आएंगे वो इंटरेस्टिंग रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, लो वोटर जो टर्नआउट जो हो रहा है, ये लोकशाही के लिए, लोकतंत्र के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं वरी करने वाला एक बहुत बड़ी समस्या होगी। क्योंकि देखिए, एज अ वोटर मैं और आप, हमें 5 साल में एक बार मौका मिलता है फॉर अ स्टेबल गवर्नमेंट, और अगर हम उन 5 सालों में जिसका हमको एक बार जो पावर मिली, अगर हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं ठीक से, तो मुझे लगता है एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हम लोग भी कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार है, एक स्टेबल गवर्नमेंट देने में या अपोजिशन को भी मजबूत करने में। लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि हम लोग किस तरह से अपोजिशन को मजबूत कर सके, और अपोजिशन जो है लोकहित के मुद्दे पार्लियामेंट में उठा सके, लोकहित के मुद्दों पे चर्चा कर सके, लोकहित के मुद्दों पे प्रोटेस्ट कर सके, चुनी हुई सरकार से सवाल कर सके और उनके लिए हुए डिसीजन पे कहीं ना कहीं पे मॉनिटर कर सके। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रांग अपोजिशन ही नहीं होगा, तो जनता की बात पार्लियामेंट में कौन उठाएगा? सरकार किसी भी पार्टी की हो, चाहे वो एनडीए की बने या इंडिया अलायंस की बने, जब तक एक स्ट्रांग विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा पाएगा, तो लोगों की डे टू डे लाइफ के जो क्वेश्चंस है, उनकी जो समस्याएं है, उनका समाधान या उनके ऊपर चर्चा होना पार्लियामेंट में बहुत जरूरी होता है। और अगर जब तक हम लोग एक स्ट्रांग विपक्ष की भूमिका में हम किसी पार्टी को वोट नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो एक लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। जी, लेकिन इस चुनाव में
एक तो बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया पीएम फेस मोदी को, लेकिन सेकंड तरफ क्या देख रहे हैं, प्रेडिक्टेबल कौन हो सकते हैं इस रेस में कौन? देखिए, डे वन से जिस तरह से लोगों का प्यार 2014 में मोदी जी को मिला, 2019 में मोदी जी को मिला, 19 में एक समय ऐसा था कि लग रहा था कि एनडीए थोड़ी सी बैकफुट पे चली जाएगी, लेकिन 2014 से भी ज्यादा सीटों पे जिस तरह से लोगों का उन्होंने दिल जीता, उन्हें जिस तरह से सम्मान मिला, उन्हें जिस तरह से प्यार मिला, तो उनका डेफिनेटली कॉन्फिडेंस जो है एनडीए का बढ़ा हुआ है। और उसके बाद के हर चुनाव, हर स्टेट के चुनाव उन्हीं के फेस पे रखे गए, क्योंकि एक लीडर और एक फेस, इस भूमिका में एनडीए की स्ट्रेटेजी काफी क्लियर थी। लेकिन यही जब हम लोग अगर बात करते हैं इंडिया अलायंस की कह लीजिए, या महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी है, या हर स्टेट में अलग अलग रीजनल बेस्ड पार्टी, और उसके साथ में कांग्रेस अलायंस में थी, तो ये मैं कहूंगा कि जो संगठन की जो शक्ति है वो अपोजिशन में नहीं दिखी। और इसी का एक ड्रॉबैक रहा कि एक मेजर जो विपक्ष की भूमिका में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को आना चाहिए था, उस तरह से कांग्रेस पार्टी नहीं आ पाई। हो सकता है कि रीजनल पार्टी जो है अपना भी एक ग्राउंड बेस बनाने में और बचाने में लगी हुई है। जिस तरह से हमने देखा कि बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ अलायंस करने से मना कर दिया लोकसभा के लिए, क्योंकि वो अपना ग्राउंड और अपना बेस बनाना चाहती है। और अगर ऐसा होता है तो इसमें कोई गलत भी नहीं, क्योंकि हर रीजनल पार्टी अपना एग्जिस्टेंस ढूंढ रही है। जिस तरह से मोदी वेव 2014 में, 2019 में और बाकी सब स्टेट इलेक्शन में हमने देखी है, उस तरह से कहीं ना कहीं रीजनल पार्टियों को भी अब लगने लग गया है कि नेशनल पार्टी से अगर मुकाबला करना है तो हमें हमारे स्टेट में ग्राउंड बनाना बहुत जरूरी है। और इसी वजह से जो है, चाहे वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, शरद पवार की एनसीपी हो, वहां पे ममता बनर्जी हो, या और भी जो कोई पार्टी जैसे फारूक अब्दुल्ला जो हो वो वहां लड़ रहे कश्मीर में, तो इन सब, गुलाम नबी आजाद लड़ रहे, तो इन सब लोगों का जो है कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मेरा एग्जिस्टेंस बना रहे, मेरी जो ग्राउंड की जो पकड़ है मेरे स्टेट में वो बनी रहे। तो कंफ्यूजन का चेहरा तो अपोजिशन की तरफ से है, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी एक नेशनल लेवल का जो फेस है कांग्रेस पार्टी के एग्जिस्टेंस के हिसाब से, तो ये सीधा सीधा मुकाबला जो है राहुल गांधी वर्सेस प्राइम मिनिस्टर मोदी है। अब देश की जनता जिस पार्टी पे अपना भरोसा दिखाएगी, जिस पार्टी पे अपना विश्वास दिखाएगी, वो चुन के आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, 400 पार का जो नारा जिस तरह से इंडिया की तरफ से दिया गया है, बीजेपी की तरफ से दिया गया है, मुझे नहीं लगता कि उतना अचीव करने में वो समर्थ हो पाएंगे, क्योंकि हर रीजनल बेस्ड पार्टी की अपनी पावर है अपने स्टेट में। आप ममता बनर्जी को इग्नोर नहीं कर सकते, आप अखिलेश यादव को इग्नोर नहीं कर सकते, आप आरजेडी को इग्नोर नहीं कर सकते बिहार में, आप महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उनको इग्नोर नहीं कर सकते, आप दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी को इग्नोर नहीं कर सकते। तो इन ये सब फैक्टर को देखते हुए 400 पार तो मुझे नहीं लगता संभव है। हाँ, हो सकता है कि उन्हें मेजोरिटी मिल जाए 350, 380 के कुछ रेंज में, अगर जनता का संपूर्ण बहुमत मिल जाए, जहां पे जैसे साउथ में बीजेपी का प्रेजेंस नहीं था, अगर इस बार उनको अलायंस के साथ में वहां पे कुछ फायदा हो जाता है तो वो एक अलग बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार कम से कम जो है एक स्ट्रांग विपक्ष की भूमिका में इंडिया अलायंस आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं, अगर जनता का प्यार पूर्णतः अगर एनडीए की तरफ जाता है। लेकिन ये सीधा सीधा जो मुकाबला है ये दो फेस के बीच में है, और दोनों नेशनल पार्टीज है, बीजेपी और कांग्रेस, जो मतलब पारंपरिक देश की नेशनल पार्टियां है। और अगर इंडिया अलायंस अगर आती है तो मुझे लगता है डेफिनेटली राहुल गांधी ही उनके चुने हुए पीएम फेस होने चाहिए। अगर ऐसा हो जाता तो बाकी तो जो 26-27 पार्टियों का जो गठबंधन बना हुआ है, वो लोग कलेक्टिवली जो निर्णय लेंगे उस हिसाब से मुझे लगता है कि वो होगा। क्योंकि देखिए क्या होता है, स्टेट बेस्ड पार्टियों में आप नंबर ऑफ सीट जो होती है अलायंस में, आप उस पर कम में लड़ते हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप 10 या 12 सीटों पे लड़ रहे हो तो आप प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पे पहुंच जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को अगर हम लोग कैलकुलेटिव करें तो कंफ्यूजन की स्थिति आज भी देश के जनता के बीच में बनी हुई है। एनडीए को अगर आप वोट करते हो, या जिन लोगों ने वोट किया है, तो उन्होंने एक फेस को देख के वोट किया है, जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। और अगर इंडिया अलायंस को जिन्होंने भी वोट किया है, जिनका सपोर्ट, जिनका समर्थन या जिनका प्यार उस पार्टी को मिलेगा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस पे भरोसा दिखा के, कांग्रेस पे विश्वास दिखा के, नेशनल पार्टी को भरोसा देके उनको वोट किया है। लेकिन एट द सेम टाइम स्टेट बेस में जितने डिवाइडेशन हमने देखे एज अ रीजनल पार्टियों में बीच में, तो वो आज भी ये समझने में थोड़े से मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति में है कि हमारा अगला प्राइम मिनिस्टर अगर होगा तो इंडिया अलायंस से कौन होगा। इसका जवाब आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं, और देश की जनता के पास भी नहीं है, क्योंकि इन सब चीजें जो डिक्लेयर होंगी
अगर इंडिया अलायंस अगर सत्ता में आती है तो इनकी जो मीटिंग होगी इंडिया अलायंस की, उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर फेज जो डिक्लेयर किया जाएगा। तो एक फेज डिक्लेयर करना, ये जो ट्रेंड जो 2014 में जो स्टार्ट हुआ था, उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट मुझे लगता है कि एनडीए को मिलेगा। और जिस तरह से लोगों में उत्साह है एनडीए को देखते हुए या भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी को देखते हुए, तो सीधा सीधा जो मुकाबला है वो राहुल गांधी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन दोनों के बीच में है। जी प्रफुल्ल जी, पहला पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। This is an ABP Life podcast.